फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सीटेट का सीरीज चल रहा है इस चैनल पे। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन है वो फ्रेंड्स 30 दिसंबर 2021 में जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था सीटेट का पेपर 2 का मैथ्स का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 30 दिसंबर का CTP का साइंस का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और मैथ्स का आज का सेशन होने वाला है, 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपने फ्रेंड्स अभी तक, या आप नए होंगे चैनल पर तो प्लीज़ आप कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर PYQ आप तक पहुँच सके, कोई भी PYQ आपका मिस ना हो। फ्रेंड्स, पेपर 1 का हमने बहुत सारा वीडियो डाला है, EVS का, CDP का और मैथ्स का। तो पेपर 1 अगर आप कर रहे हैं तैयारी, पेपर 1 का भी आपको एग्ज़ाम देना है तो आप पेपर 1 भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एक ही प्लेलिस्ट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। पेपर 2 का भी हमने बहुत सारा वीडियो डाला है और आगे पेपर 2 का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम सीटेट का चलता रहेगा तब तक ये PYQ मिलता रहेगा, क्योंकि जिन लोगों का हो चुका है एग्ज़ाम, ठीक है उन लोगों का हो चुका है, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम बाकी है, नहीं हुआ है, कम से कम उन लोगों को तो हेल्प होगा। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता PYQ कहाँ से कैसे डाउनलोड करें, कैसे लगाएं, उन तक फ्रेंड्स वीडियो जरूर पहुँचाइएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन CDP का होता है जो मैं करवा चुकी हूँ। 31 से फ्रेंड्स आपका मैथ्स होता है। ठीक है, एक विषम भिन्न को निरूपित करने वाली स्थिति की पहचान कीजिए। देखिए, विषम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं ये मैं बता देती हूँ। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होता है आपका डिनोमिनेटर से, सॉरी नोमिनेटर आपका जो है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, ये होता है प्रॉपर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर। यानी जैसे मान लीजिए कि 2/7 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, तो इसको प्रॉपर बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन आपसे पूछा गया है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम 7/2 कर दिए तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यही होता है नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया है। 5 केकों को 7 सदस्य में समान रूप से बांटा जाए। देखिए, 5 को 7 में बांटा जाएगा तो ये तो प्रॉपर हो गया ना। ठीक है, किन्हीं 2 इकाई भिन्नों का योग, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। 7 केकों को 5 सदस्य में विभाजित किया जाए। देखिए, यहीं पर आपका आंसर मिल गया। आप 7 केक को, ठीक है, और 5 में बांटना है। कितने में बांटना है, 5 में, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा ना, जितने में बांटना हो उतना से डिवाइड कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूमिनेटर ग्रेटर आपका हो गया और डिनोमिनेटर लेस हो गया। तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हो गया, तो ये ऑप्शन 3rd हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सही ऑप्शन मिल गया। आगे हम देखते हैं 32 में क्या है फ्रेंड्स। देखिए, ये कंटेन वाला क्वेश्चन है तो कंटेन में कोई एक ही सही होगा ना। पेडागॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर लगाना है, क्योंकि चारों आंसर, मान लीजिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़े और आपने आंसर लगा दिया पहले ही, हो सकता है उससे बेटर ऑप्शन आगे हो, है ना। तो पेडागॉजिकल जो भी क्वेश्चन होगा चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद लगाना है। लेकिन कॉन्टेंट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर तो एक ही होगा ना। अगर एक आंसर होगा वो आपको मिल गया तो बाकी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में टाइम बचा कर चलना है, वैसे भी मैथ्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। निम्नलिखित में किसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसका सही होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 0 ही केवल ऐसा पूर्णांक है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है कि 0 इज़ द ओनली इंटीजर विच इज़ इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। तो क्या इसका सत्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। 2 विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांक को जोड़ने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करके उसमें बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ये तो बात सही है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, 2 पूर्णांकों को घटाने के लिए। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 पूर्णांक को घटाने के लिए। यहाँ पर तो पूछा गया 2 विपरीत चिन्ह वाले, जैसे मान लीजिए एक +5 है और एक -7 है, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को क्या करते हैं, या -7 + 5 ऐसे हो तो हम प्लस माइनस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 5 गया 2, और जो बड़ा डिजिट होता है जैसे 7 और 5, इसमें से बड़ा अंक कौन है, 7 है, तो 7 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। तो ये तो बात सही है ना, लेकिन हमसे पूछा गया है जो सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका सत्य हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आगे थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, दो पूर्णांकों को घटाने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करके उसमें बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, ये सही नहीं है, इसका सही होना जरूरी नहीं है, किसी परिस्थिति में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए एक ऑप्शन में देती हूँ -3 -2, ठीक है। -3 में से अगर हम 2 को माइनस करते, -3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक यहाँ पर बात की जा रही है। दो पूर्णांक का चिन्ह के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि दो पूर्णांक है, उनके संख्यात्मक मान को अगर हम घटा दें और घटा करके बड़े वाला जो संख्या है उसका साइन लगा दे, तो ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि -3 में से और -2, मान लीजिए -3 में से 2 को माइनस करना हो, तो -3 में से 2 को माइनस करना हो तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यानी 3 to 5, और साइन भी होता है माइनस का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अंतर ज्ञात करते हैं और संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। तो ये हमसे पूछा गया है कि जो सही होना आवश्यक नहीं है ना। प्रत्येक पूर्णांक का एक परवर्ती होता है तथा एक पूर्ववर्ती होता है। बिल्कुल, देखिए जो मतलब होता है ना, जैसे 7, तो 7 का सक्सेसर और आपका यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर और प्रेडेसेसर, तो यहाँ पर एक आगे वाला और एक पीछे वाला अंक होगा ही। जैसे 0 का ही अगर पूछा जाए तो 0 से पहले एक -1 हो जाएगा और 0 के बाद 1 हो जाएगा, 2 के पहले 1 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। तो हर संख्या का ये सही है, यानी थर्ड आपका गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे रॉन्ग पूछा गया है। और 33 में देखिए क्वेश्चन क्या है, 33 में क्वेश्चन है, यहाँ पर डिवाइड आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आप फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटू कर लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं ऊपर वाला, और जो डिनोमिनेटर में रहता है वही रहता है। डिवाइड यहाँ पर 5 × 1 5 + 3 यानी 8/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 3/2 और डिवाइड को इंटू कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पहला वाला सेम रहेगा, उसके बाद वाला उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 15/16, 15/16। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा गया है, मतलब ऑप्शन कैसे दिया गया है, 1 से 9/16 कम है, यानी 1 से 9/16 का मतलब 1 - 9/16। तो यहाँ पर 16 - 9 करेंगे तो ये 15/16 नहीं आ पाएगा, बट 16 वाला ही ऑप्शन होगा, ये भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप कीजिए ये वाला 16 - 15, यानी कि आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 15/16, यानी कि आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, जस्ट अ मिनट, 2 दूनी के 4 1 5/2, ये मैंने 3/2 लिख दिया, यहाँ पर गलत कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए यहाँ पर 2 और 2 से इंटू कराएंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये 2 2 4 1 5/2 होगा, हमने गलत कर दिया था, ठीक है, 3/2 हमने लिख दिया था। और उसके बाद डिवाइड 5 × 1 + 3 यानी 8/5, ठीक है। अब ये 5/2 कीजिएगा और डिवाइड की जगह इंटू कीजिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 25/16 आया, 25/16। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा इसमें से होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से ये ऑप्शन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कि 25/16 किस में आएगा। आप अगर कीजिएगा तो 16 - 9 ये तो नहीं आ पाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद कम वाला तो नहीं होगा, कम वाला तो नहीं होगा, ये भी 16 - 15 आप कीजिएगा तो 1/16 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका नहीं हुआ, ठीक है, कम वाला। अब ये और ये बचा, तो देखिए 1 में से 1/16 अधिक है, यानी 1 + 1/16, तो ये क्या हो जाएगा 17/16, तो ये नहीं होगा। 1 से 9/16 अधिक है, यानी 1 + 9/16, यानी कि 16 + 9/16 यानी कि 25/16, यही हमारा आया था ना 25/16। तो ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34। देखिए 34 में क्या है, निम्न गुणनफलों में से किससे प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा गया है, अगर इसको आप इंटू कराएंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 यानी कि -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड देखिए 3 × 5 = 15 और ये 5 5 कट जाएगा, 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये होगा, यहाँ पर भी देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी आप देखिएगा तो 1/3 ये फ्रैक्शन में रहेगा, नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन, वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 में देखिए क्या है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संगत मिश्रित भिन्न, आपसे यहाँ पर मिश्रित भिन्न पूछा गया है यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो 5035 पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको आप कट कीजिए, अगर आप कट करते हैं तो देखिए हम 5 से इसको कट करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। और इसको अगर हम 5 से कट करें तो 1007 आ जाएगा। अब 200 से आप डिवाइड कीजिए 1007 में, तो ये अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 बार में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1000, ये 7 बच जाएगा, यानी 5 इंटू आपका 7 ऊपर चला जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है ऊपर चला जाता है और जो आप जिससे आप डिवाइड करते हैं वो नीचे आ जाता है। यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, 200 वाला होगा ये, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। देखिए थर्ड में है, ये जो हमारा आंसर आया ना वो थर्ड में है, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 36 में क्या है, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं AB और क्या है AC इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। करें AB भुजा को D पर इस प्रकार बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया D तक, ठीक है। CBD मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 150। देखिए भाई ये 150 है तो एक लाइन पर जो ये मान लीजिए एंगल 150 हो गया तो ये कितना होगा, 30 होगा। एक लाइन पर 30 मतलब कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 150 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, C भी 30 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके दिखाना चाहूँगी, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज आपका है, A है, B है और C है। AB को कह रहा है बढ़ा दिया गया D तक, ठीक है। CBD ये एंगल दे रखा है 150, तो इस लाइन पर 180 का एंगल बनेगा, ये 150 हो गया तो ये कितना होगा, 30। और क्वेश्चन में दे रखा है AB इक्वल टू AC, मतलब ये साइड इक्वल है, इसका बेस का एंगल भी इक्वल होगा तो ये भी 30 होगा। जब ये 30 हो गया 60 तो ये कितना होगा, 120 होगा। और यही पूछा जा रहा है BAC 120, तो यानी फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 37 में देखिए क्या है, किसी त्रिभुज एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है, ABC कह रहा है कि BC भुजा पर D क्या है, लंब है, AD लंब BC, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया है, ठीक है। अब कह रहा है BD इक्वल टू DC, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देखने में नहीं आपको लग रहा होगा इक्वल है, चलिए मैं इक्वल थोड़ा सा देखने में भी कर देती हूँ, ठीक है। ये लंब इस प्रकार से है, ये D हो गया, ये आपका B है, ये C है और ये A है, ये इक्वल भी है और ये 90 डिग्री भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ABD, यानी ये जो त्रिभुज है वो किसके सर्वांग सम होगा। तो देखिए जो ABD है तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो सर्वांग सम लगे तो A, B का कॉरेस्पॉन्डिंग आपका C हो जाएगा और D हो जाएगा ACD। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी कि या तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ विकर्ण के बारे में कुछ नहीं पता, विकर्ण कुछ नहीं दिया है, ठीक है। मतलब ये जब 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए, उसके बाद एक कोई साइड इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में क्या है फ्रेंड्स कि आपका AD जो है कॉमन हो जा रहा है दोनों में, और BD और DC इक्वल दे रखा है और बीच में ये एंगल भी इक्वल है, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल है, ठीक है। इसको देखिए ये आपका हो गया साइड कॉमन दोनों में, और BD इक्वल टू DC दोनों त्रिभुज में, और ये एंगल दोनों में इक्वल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल, तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 में देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कागज़ पर सीमी रेखा L, M और N इस प्रकार खींची गई है। देखिए कैसे खींची गई है, L M पर लंब है, L जो है जैसे ये मान लेते हैं M है, और L जो है L ऐसे M पर लंब है, N M पर लंब है, यानी M पर N भी लंब है। चलिए इसको N मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, दोनों क्या है
एम पर लंब है, 90 डिग्री पर है एम पर, ठीक है। तो इसका मतलब एल और एन क्या होगा, पैरेलल होगा, एल और एन समानांतर होगा, यानी कि सिंपल सा फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा। एल और एन एक दूसरे पर लंब होगा, नहीं है तो एम पर दोनों लंब है, एक दूसरे पर कैसे होगा, ठीक है। एल और एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, नहीं, दो बिंदु पर कर रही है, एम के समानांतर खींची गई रेखा भी एन के समानांतर होगी, ठीक है। अब एम के समानांतर अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो ये एन के थोड़ी समानांतर होगी। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 39 में क्या है, किसी भी त्रिभुज के लिए सममित रेखा की संभावित अधिकतम संख्या। अब यहाँ पर देखिए, एक अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो सममित यानी कि सममित रेखा ये हो सकता है, एक ये होगा, ये वाला लाइन देखिए, दो बराबर भागों में मतलब बिल्कुल एक जैसा है, ये डिवाइड करेगा, या एक रेखा ये भी ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी होगा, या एक ये भी रेखा हम ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है, तो क्या करेगा, सममित करेगा, यानी कि तीन यहाँ पर हम रेखा अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा तीन रेखा ले सकते हैं हम सममित मतलब सममित करने के लिए, सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन में क्या है कि बाबूराज एक कागज़ की शीट पर दो रेखाखंड ए बी पी क्यू खींचता है, यदि दोनों रेखाखंड दोनों और कितना भी विस्तृत करने पर कभी भी परस्पर नहीं मिलते। अब ध्यान समझिएगा, एक रेखाखंड ए बी और दूसरा रेखाखंड कह रहा है ना कि पी क्यू लिया गया, ठीक है, और इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी मिलेगा नहीं आपस में। फ्रेंड्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि समानांतर है। समानांतर उसी को बोलते हैं जो आगे जाकर कितना भी दूर आप लेकर जाओ मिलेगा नहीं, है ना। अगर ऐसे रेखा रहेगा तो ये आगे ले जाओगे मिल जाएगा, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल जो होगा वो आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि रेखाखंड दोनों कितना भी आगे ले जाओगे तो कभी भी मिलेगा नहीं। ए बी और पी क्यू निम्न दो भाग है, क्या है, लंब रेखा है, समानांतर रेखा है, इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों क्या होगी, समानांतर रेखाएं होगी, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 60 डिग्री पर, अब 60 डिग्री पर दो अगर मान लीजिए ऐसे रेखा होगी तो ये भी मतलब कि हो सकता है कि आगे ले जाओ कितना भी तो नहीं मिलेगी। 45 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करने वाली लेकिन कह दिया, यहाँ पर प्रतिच्छेद की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समानांतर होगी, जो परस्पर कितना भी दूर ले जाओ नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानांतर, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 41, ठीक है। 41 में आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 10:3 है। अब देखिए यहाँ पर एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है बट उसका अनुपात दे रखा है 10:3, हम x मान लेते हैं तो लंबाई इसका 10x हो जाता है और चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। दोनों में x इंटू आप करा दो, ठीक है। यानी कि देखो लंबाई हो गया 10x, ठीक है, और चौड़ाई हो गया 3x, तो आप x कट करोगे 10:3 आ गया, यही दिया हुआ था ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लंबाई को क्या ले लिया, आयत का जो लंबाई है L ये हो गया 10x, ठीक है, और चौड़ाई कितना हो गया 3x, ठीक है। खेत के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत जो है वो 6,240 रुपया है। अब देखिए चारों तरफ की जो लंबाई है वो आप निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो खर्च है वो ये खर्च है कि आप एक बार बाड़ लगा रहे हो, मतलब 1 मीटर का बाड़ लगा रहे हो तो 12 रुपये लग रहा है, लेकिन एक बार बाड़ लगाने का जो टोटल खर्च है वो 6,240, तो मतलब कितना मीटर लगा, बाड़ कितना मीटर लगा, तो फ्रेंड्स 6,240 रुपये टोटल लगा, और 1 मीटर का 12 रुपये, तो आप डिवाइड कर दीजिए कितना मीटर यहाँ पर बाड़ लगा, ये निकल कर आ जाएगा। ये अगर आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 520 मीटर, ये चारों तरफ की लंबाई हो गई, ये आयत की चारों तरफ की क्या हो गई, लंबाई हो गई। यानी कि पेरीमीटर हमने निकाल लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B होता है, और ये पेरीमीटर कितना आ गया, 520 आ गया। 2L का वैल्यू कितना है 10x और B का वैल्यू कितना है 3x, तो 10 + 3 13x हो गया, 13 दूनी 26x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 26x = 520, 26 हमने कैसे किया, 10 × 3 = 13x × 2, तो 26x हुआ ना। देखिए 26 दूनी 52, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू जब 20 आ गया तो आप यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे फिर हम चलते हैं। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, L कितना था 10x,
यानी कि 10 इंटू 20 यानी कि 200 मीटर, ये लंबाई हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 20, 60 मीटर, ये हो गया लंबाई चौड़ाई। अब कह रहा है खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी होता है, यानी कि 200 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 को 0, इतना हो जाएगा, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर में ही पूछ रहा है। ये आपको यूनिट जरूर देखना है, ठीक है, किस में पूछ रहा है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देख लिया फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में आपका क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एस और एस डैश दो समान ऊंचाइयों के बेलन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब एक बेलन हम ले लेते हैं जिसको एस नाम दे देते हैं, और दूसरा बेलन हम ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एस डैश। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों को ऊंचाई क्या है सेम है, इसका भी एच है और इसका भी एच है। कह रहे हैं कि एस का व्यास एस डैश के व्यास का दुगना है। अब देखिए एस का जो व्यास है एस डैश के व्यास का दुगना है, इसके रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, देखिए इसका जो व्यास है d है, ठीक है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसका रेडियस कितना होगा d/2, ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2d/2, तो 2d/2 करेंगे तो d आएगा। ठीक है, तो एस डैश का रेडियस r डैश मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा d/2 और इसका हो जाएगा d। अब यहाँ पर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, किसका, यहाँ पर तो s का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों का अनुपात पहले निकालिए, तो s/s डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए s का क्या हो जाएगा 2πr/h और इसका भी क्या होगा 2πr/h। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, यहाँ पर h कैंसिल कर दीजिए, s/s डैश, r का वैल्यू क्या है d है, ठीक है, और r डैश का वैल्यू क्या है d/2 है, तो यहाँ पर d इंटू 2/d, क्योंकि ये डिवाइड है ऊपर जाएगा d कैंसिल, तो s/s डैश इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए s इक्वल टू क्या आएगा 2s डैश। क्या पूछा जा रहा है, एस का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एस डैश के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है दुगना है। आप देखिए यहाँ पर दुगना है ना, एस डैश का क्या है दुगना है, कौन एस, तो एस डैश के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना, ये ऑप्शन आप ढूंढिए कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एस डैश के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना, यानी एस जो है 2s डैश आया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 में देखिए क्वेश्चन क्या है, सोबिन के पास दो समकोण त्रिभुज है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर क्या है दो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है कि इनका भी एरिया जो है 6 मीटर स्क्वायर, इनका भी एरिया 6 मीटर स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है पूर्ण संख्याओं में से, और यहाँ पर उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उनके कर्ण संपाती हो। इनका जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इनका भी जो कर्ण है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर और एरिया मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो 1 मिनट देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है ना, इंग्लिश वाला में आप देखिए मीटर सेंटीमीटर देखिए, हमको लगा कि ये गलत है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में है यानी कि। ठीक है, तो जब भी आपको डाउट लगे हिंदी वाला में आप इंग्लिश वाला में चेक कीजिए, ठीक है, इंग्लिश में सही रहता है, इंग्लिश वाला ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों का, ये दोनों ऐसे त्रिभुज है, और 5 सेंटीमीटर इसका क्या है विकर्ण, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं वह उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उनके कर्ण संपाती हो। कर्ण संपाती होने का मतलब ये है, सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कर्ण तो पता है बट इसका ये लंबाई और ये तो नहीं पता है, बेस और हाइट नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बेस और हाइट अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट, बट इसको हम एच मानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं P मान लेते हैं, P, और इसको B। ठीक है, तो हम P लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, आधार इंटू ऊंचाई। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए यानी एरिया तो 6 दे रखा है, 1/2 बेस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा B इंटू P। अब देखिए ये इंटू करा दीजिए, तो B इंटू P इक्वल टू क्या आ गया 6 दूनी 12 आ गया। अब देखिए B इंटू P जब 6 दूनी 12 आया तो एक यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, इसका विकर्ण कितना है 5, तो B और P का वैल्यू कितना होगा
एक का 4 होगा, एक का 3 होगा, क्योंकि 12 है ना। तो b इंटू पी को हम 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 12 है तो इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो एक आपका हो गया b, यानी कि बेस हो गया 4 और लंबाई ऊंचाई हो गया, यानी उसको आप ऊंचाई बोलिए लंब बोलिए, वो हो गया 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, या किसी को एक को मान लीजिए परपेंडिकुलर 4 को मान लेते हैं, और तो बेस हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 इंटू 3 आया। यानी फ्रेंड्स अब यहाँ पर ऐसा समझिए कि अगर आप मान लेते हैं कि ये है 4, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और ये तो 5 आपका ऑलरेडी दे रखा था, एरिया दे रखा था, हमने बी और ये निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि उसके कर्ण संपाती हो परिणामी आकृति एक आयत बने। कह रहे हैं कि उसको इस प्रकार व्यवस्थित करें, ये दोनों समकोण त्रिभुज को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक आयत बन जाए। तो आयत बनने के लिए देखिए ऐसे आप रखेंगे। ठीक है, ऐसे दोनों को हमने रख दिया, दोनों का विकर्ण क्या हो गया, संपाती हो गया। और एक मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, किसी को भी मानिए, इसको 4 इसको 3, जिसको मानने मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर आपका आ गया 4 और ये 3, इधर भी ये 4 हो जाएगा और इधर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस आयत का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। परिमाप यानी कि आप देखिए परिमाप क्या होगा, 2l+b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 3 7 दूनी 14, यानी 14 सेंटीमीटर हो गया। आप निकाल दीजिए, सिंपल है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 44 में। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 44 में क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, 2 पासों को फेंका जाता है, उन पर आई संख्याओं को जोड़ा जाता है। देखिए 2 पासा को जब फेंकेंगे तो दोनों पर एक एक आ सकता है, या एक पर एक दूसरे पर 2, एक पर एक दूसरे पर 3, एक पर एक दूसरे पर 4, एक पर एक दूसरे पर 5, एक पर एक दूसरे पर 6। ऐसे करके फ्रेंड्स आप देखेंगे ना तो यहाँ पर 36 वो पॉसिबिलिटी बनता है 2 पासों को फेंकने पर। ठीक है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है यदि यह ज्ञात है कि आई हुई ये दोनों संख्या भिन्न भिन्न है। क्या कर रहे हैं कि एक पासा पर अगर मान लीजिए हमने 5 लिया तो दूसरे पर 6, मतलब अलग अलग हो। एक पर अगर हम 4 लिए तो दूसरे पर 3 आया, दोनों पर सेम नहीं संख्या आया है। लेकिन कह रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त योग 12 है। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों पासा पर मैक्सिमम 6 डिजिट होता है ना। या अगर मान लीजिए 5 5 आता है तो 5 5 10 होगा, एक पर 6 आता है एक पर 5 तो क्या होगा, 6 5 11 होगा। 12 कब होगा, जब दोनों पे 6 6 आएगा। इससे तो ज़्यादा नंबर होता ही नहीं है पासा में। दोनों पर अगर 6 6 आएगा तब इसका सम क्या होगा, 12 होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, दोनों पर सेम नहीं आए। ठीक है, और उसका योग भी 12 हो, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2 पासा को फेंकी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, 6 6 आएगी, तो 12 होगा। लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न आए। अब एक पर 5 और एक पर 6 लेते हैं तब तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर योग कर रहा है 12 आने का, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं होता है उसके जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 45 में क्वेश्चन है 9 7 31 4, ये इस तरह से ये नंबर दिया है 31 26 57 48 25 7, इस तरह से। अब यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि इस प्रेक्षणों को 48 की जगह पर 84 मान लीजिए कर दिया गया, तो मतलब कि क्या किसका मान वही रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको देखिए अरेंज करेंगे तो पहले 5 फिर 7 फिर 2 बार 7 है, देखिए 2 बार 7 है, तो फिर 7 फिर आपका 9 फिर आपका हो जाएगा 20 फिर 26 फिर 31 फिर 48 और फिर 57। ठीक है, ये हम कर लिए, ये जो नंबर अभी है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 48 की जगह पर मान लीजिए गलत से 48 लिखा गया था, लेकिन नंबर क्या था, 84 था। तो अगर हम करेंगे मान लीजिए सही तरीके से फिर से अगर अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा। देखिए 31 यहाँ पर 57 पहले आएगा और 84 यहाँ बाद में आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं इन दोनों के केस में किसका मान जो है वही रहेगा, नहीं बदलेगा। तो देखिए सबसे पहले कि अगर हम बहुलक अगर पूछे, यानी जिसको मोड बोलते हैं, तो बहुलक इस केस में क्या होगा, 7, इस केस में भी क्या होगा, 7 ही होगा, तो बहुलक सेम है। दूसरा मीडियन की अगर हम बात करें, ठीक है, माध्य देखिए बदल जाएगा क्योंकि ये 48 नंबर है, ये 84 है। ठीक है, तो यहाँ पर सम करेंगे तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सम करने पर इसका अलग वैल्यू आएगा जोड़ने पर, और इसका अलग वैल्यू आएगा। तो माध्य मतलब ये वाला जो नंबर है इसका अलग आएगा और ये वाला जो सीरीज है इसका सम करने पर अलग आएगा। तो माध्य जो होगा वो अलग अलग आएगा।
लेकिन बहुलक क्या हुआ, सेम आएगा। दोनों में 7 2 बार रिपीट किया है। जो मैक्सिमम टाइम आता है वही बहुलक होता है। जो ज़्यादा बार आएगा, जैसे 7 2 बार आया, बाकी सब नंबर एक ही बार आया है, तो बहुलक क्या होगा, 7 होगा। अब हम मीडियन की बात करते हैं तो देखिए माध्य क्या होता है, आप टोटल काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है। तो जब 9 है तो यहाँ पर देखिए माध्य कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, तो बीच में कौन आ रहा है, मिड में 20 आ रहा है। इस केस में भी देखिए 1 2 3 4, मिड में 20 ही आएगा। 1 2 3 4, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, मिड में कौन है, 20। तो माध्यक दोनों केस में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और दोनों केस में बहुलक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 बार आया है, ठीक है। तो बहुलक और माध्यक दोनों जो है, ये दोनों केस में हम 48 लिखे या 84 लिखे, 48 की जगह हम 84 भी करते हैं तो हमारा माध्यक और बहुलक सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा मान वही रहेगा, यानी बहुलक और माध्यक का मान वही रहेगा। हम 48 की जगह 84 भी अगर रखते हैं तो, ठीक है। तो बहुलक और माध्यक यानी 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 46। देखिए 46 में क्वेश्चन आपका है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ओनली है। तो इसको आप इंटू कराइए तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 दूनी 10, यानी ब्रैकेट के बाहर जो है बारी बारी से इंटू करा दिया जाता है, इक्वल टू ये देखिए -6 हो जाएगा और -3 -y प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 10 और -6 को इधर लाइएगा तो +6 हो जाएगा, 3y और इस 2y को राइट साइड हम लाएंगे तो -2y, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए y का वैल्यू जब 16 आ गया तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या है 3 × 16 और प्लस 8/2, y की जगह हमने 16 रख दिया तो 16 या 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56/2, आप कट करेंगे तो 28, तो 28 ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। तो आपने देखा यहाँ पर 46 का आपका 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन। 47 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू दिया है और यहाँ x² प्लस y² का वैल्यू दिया है। हमसे x² माइनस y² पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है कि x माइनस वाई दे रखा है, x प्लस वाई आप निकालिए। x प्लस वाई हम कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए x प्लस वाई निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आप क्या कीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये देखना होगा xy भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो xy निकालने के लिए पहले जो दिया है वहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और x² प्लस y², ठीक है, और -2xy। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ तो दिया है तो xy हम निकाल लेंगे ना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस y² की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए 53 रख देंगे, 53 और -2xy, तो यहाँ से हमारा xy निकलेगा, ये हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 53 और -2xy, 2xy को इधर लाइए तो प्लस 2xy हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 53, 25 को इधर लाइए -25 हो जाएगा, आप ये माइनस करेंगे तो 28 आएगा। 2xy का वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया, 2xy का वैल्यू आपका 28 आ गया, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तब हम निकाल पाएंगे x प्लस वाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² y² 2xy, तो 2xy हमारा 28 आ चुका है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दे रखा है ना 53, ठीक है, और इसका वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकाला, 28 निकाला, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 81। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 81, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर 81 होता है, तो स्क्वायर हटाएंगे x प्लस वाई 9 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड, और एक आपका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और अभी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, 9 आया, ठीक है। सॉल्व तो नहीं करना है फ्रेंड्स, x² माइनस y² हमें निकालना है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर x² माइनस y² निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² है तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी हम a प्लस बी हमने निकाल लिया 9 इंटू a माइनस बी क्या है 5,
तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 48 में देखिए क्या है, यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन है। पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स इसको इंटू कराइए, इन दोनों को इंटू कराइए। इंटू कराने का तरीका क्या है, बारी बारी से सभी में। तो 2i इंटू 2i पहले कीजिए तो कितना हो जाएगा 4y² हो जाएगा। 2i को -3x इंटू कीजिएगा तो -3 दूनी 6xy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप 2i - 2z कीजिएगा तो -4yz हो जाएगा, ठीक है। अब -3x 2y कीजिए तो -6xy हो जाएगा, ठीक है, ये x है। उसके बाद -3x कीजिएगा तो यहाँ पर +9x² हो जाएगा। -3x - 2z करेंगे तो +6xz हो जाएगा। अब फिर 2z से कीजिए, 2z + 2i हो जाएगा तो यहाँ पर 4yz हो जाएगा, ठीक है, यहाँ yz हो जाएगा। फिर 2z - 3x तो माइनस यहाँ पर 6xz हो जाएगा। -2z + 2z तो माइनस यहाँ पर 4z² हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आता है तब इसके इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ तो ऐसा होगा जो कट करेगा, तो यहाँ पर कट करने वाला कौन कौन है, 4yz और -4yz, ये कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6xz और -6xz ये भी कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बचा क्या क्या बचा, देखिए 4y² बचा। उसके बाद क्या बचा आपका यहाँ पर xy - xy, तो यहाँ पर देखिए -6y और -6xy, तो यानी कि आपका जो यहाँ पर बचेगा वो -12xy बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9x² आपका बच गया तो +9x² हमने लिख लिया। फिर आपका -4z² बच गया, -4z² हमने लिख लिया। और ये किसके इक्वल है, 4y² + axy और +9x² और -4z², ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो मैच कर गया, ठीक है, -4z² भी मैच कर रहे हैं, 9x भी मैच कर रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ मैच कर रहा है। ये xy वाला को पकड़िए, हमें ये निकालना है। तो ये देखिए xy यानी कि xy का कोफिशिएंट क्या है -12, तो a का वैल्यू क्या आ गया -12। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है 49 में क्या है, 49 में देखिए क्या है, कोई दुकानदार 100 बल्ब 10 रुपया प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। 100 बल्ब खरीद रहा है 10 रुपया प्रति बल्ब के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए जब 10 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से खरीद रहा है तो कितना रुपया हुआ, 100 × 10 यानी कि 1000 रुपया लगा बल्ब को खरीदने में। उसने इन सभी बल्बों को बेचकर 25% का लाभ अर्जित करने का निर्णय लिया। अब देखिए 25% का यानी कि 1000 का खरीदा है तो इसका 25% कितना हो जाएगा, यानी कि 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 250 रुपये का वो लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब कि 1000 में ख़रीदा है, 250 उसको लाभ कमाना है। इसका मतलब कि 1250 रुपये में जब वो बेचेगा तो वो लाभ कमाएगा। यह परिकल्पना करते हुए सभी बल्ब बिक जाएंगे, मतलब ये माना कि सब बल्ब बिक जाएगा तो हमें 25% का लाभ यानी 250 रुपया हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन उसने देखा कि उसमें से 10 बल्ब खराब है तो जिन्हें बेचा नहीं जा सकता है, यानी कि 100 बल्ब था जिसमें से 10 खराब था तो कितना बचा, 90 बचा। अब इस 90 बल्ब को, शेष बल्ब को 14 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। तो ये 90 बल्ब को किस हिसाब से बेचा है, 14 रुपये के हिसाब से। तो 90 बल्ब को 14 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो इंटू कराइए, ये हो जाएगा 1260 रुपया। तो अब पूछा जा रहा है कि तब उसे प्रत्याशित धन राशि से 10 रुपये अधिक प्राप्त हुए। यानी देखिए वो जो कल्पना किया था कि सभी बल्ब बिक जाएंगे 25% लाभ के हिसाब से, यानी 250 का फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें से 10 बल्ब खराब निकल गया। तो वो क्या किया कि जो बचा हुआ बल्ब था यानी 90 बल्ब, उसको 14 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेच दिया। तो 90 बल्ब का बेचकर कितना वो पैसा बनाया, 1260 बनाया। लेकिन जो पहले वो सोचा था उसके हिसाब से तो उसका 1250 ही बन रहा था, यानी कि अभी तो वो 10 रुपये ज़्यादा ही बनाया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्याशित धनराशि से 10 अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि जो वो मतलब कि एक्सपेक्ट किया था कि इतना हमें आएगा, यानी कितना एक्सपेक्ट किया था, 1250 का किया था, लेकिन आया कितना, 1260, 10 रुपये अधिक आया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। केवल 10 रुपये का लाभ नहीं, ऐसा थोड़ी 10 रुपये का लाभ हुआ, 1000 का खरीदा था तो 260 रुपये ना कमाया, ठीक है। प्रत्याशित धनराशि से 10 कम हुआ, 10 कम नहीं हुआ, 10 अधिक हुआ। जितना वो सोचा था उससे ज़्यादा ही उसको 10 रुपये ज़्यादा ही हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं
50 में भी देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये आपका मतलब कि सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए इंटू कराइए, ये आपका हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस सब में इंटू करा दीजिए, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको इंटू कराइए तो प्लस वाई जेड हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर इसमें इंटू कराइए तो माइनस जेड एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस जेड प्लस वाई तो माइनस जेड वाई हो जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कट करते हैं तो देखिए जेड एक्स और माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स ये कट हो जाएगा। उसके बाद और जेड वाई और वाई जेड प्लस माइनस है ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, बचा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बचा। उसके बाद क्या बचा, देखिए माइनस एक्स वाई या माइनस एक्स वाई यानी कि माइनस 2x वाई बचा। और क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर बचा और माइनस जेड स्क्वायर बचा। ये कहाँ है आप देखिए, तो माइनस वाला आपका ऑप्शन होगा ये, तो देखिए माइनस एक्स तो है नहीं तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से पेडागॉजिकल क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। 51, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से रामानुजन संख्या को दो घन संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को ज्ञात करने के लिए कहा है। यह कार्य शिक्षक के प्रयास को दर्शाता है, मतलब कि ये जो काम है शिक्षक के किस प्रयास को दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय अवधारणाओं से जोड़ना, घन और घनमूल को अवधारणा का परिचय देना, रामानुज के बारे में पढ़ाना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना, बिल्कुल सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 52 में क्या है कि यदि $3 का मान 180 भारतीय रुपयों के बराबर है तो कितने भारतीय रुपये $21 के बराबर होंगे। एक वृत्ताकार पथ पर जोया और रजनी एक बराबर गति से भाग रहे हैं। जोया ने पहले भागना शुरू किया और उसके जब 9 चक्कर हो गए थे तब रजनी के 3 चक्कर हुए थे। तब तक रजनी के 15 चक्कर होंगे, तब तक जोया के कितने चक्कर पूरे होंगे। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। देखिए $3 180 रुपये, तो $1 में कितना है 60 रुपये है ना, 60 रुपये। तो $21 में कितने होंगे, 21 × 60 यानी कि 1260। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार पथ पर जोया और रजनी एक बराबर गति से भाग रहे हैं। जोया ने पहले भागना शुरू किया, जब उसके 9 चक्कर हो गए थे तब रजनी, यानी कि जोया का 9 चक्कर हुआ तो रजनी का 3 चक्कर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब रजनी के 15 चक्कर होंगे तो जोया के कितने चक्कर, देखिए जोया का 3 तो रजनी का, जोया का 9 चक्कर तो रजनी का 3 चक्कर। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके कितने चक्कर होंगे जब इसके 15 चक्कर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 9 × 15/3 यानी कि 45 चक्कर हो जाएंगे तब तक, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको नहीं करना था, हमने ये बस करके आपको दिखाया, ठीक है। ये करना नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए और बी दोनों को ही हल करने के लिए समानुपात की समझ चाहिए। क्या ये बात सही है, दोनों को हल करने के लिए समानुपात चाहिए? ऐसा नहीं है, दोनों को समानुपात नहीं चाहिए। ये प्रश्न समानुपात पर आधारित है, बिल्कुल। ए जो है ये समानुपात पर आधारित है और बी के लिए क्या चाहिए, योग और व्यकलन के ज्ञान की आवश्यकता है, बिल्कुल। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे और भी ऑप्शन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 53 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणितीय रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी के गुण है। देखिए गणितीय रूप से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनके कौन से गुण है, पैटर्न का पता लगाने और गणितीय अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में सक्षम, तो ये तो बात सही है। उसके बाद विश्लेषण करके तर्क करने और सामान्यीकरण करने की क्षमता, ये भी सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनमें ये भी गुण होगा। औपचारिक कलन विधियों का उपयोग करते हुए पुस्तक में दिए गए सभी अभ्यासकर्ता को हल करना। देखिए यहाँ पर कोई मतलब कि जो दिया गया है पुस्तक में जोड़ घटाव का औपचारिक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उपयोग करके और सब केवल एक्सरसाइज को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो उसको प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। गणितीय समस्या और पहेलियों को सुलझाने में आनंदित होते हैं, बिल्कुल। तो सी जिसमें है वो कट कीजिए, सी केवल डी तो होगा नहीं, ए बी डी, ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 54 में क्या है, योगात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा या कौन सा लक्षण है। देखिए योगात्मक जो वर्ष के लास्ट में होता है, जो बच्चे का मतलब ये लिया जाता है कि बच्चे ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एक निर्देशात्मक इकाई के अंत में छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना होता है। तो बिल्कुल एक निर्देशात्मक यानी
कि इकाई के अंत में कोई या टॉपिक आपने पढ़ा लिया चैप्टर, उसके बाद आप ले रहे हैं या पूरा सिलेबस आधा पढ़ा लिए या पूरा सिलेबस पढ़ा लिए, तब जो टेस्ट ले रहे हैं और ये मूल्यांकन कर रहे हैं उसको बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। तो ये सही है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के स्तर को दर्शाने के लिए प्रतिशत या किसी अन्य रूप में ग्रेड देना, बिल्कुल जैसे है ना कि इतना इसका इतना परसेंट आया, उसको ये ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी ग्रेड मिला। जो एग्ज़ाम होता है ना हमें जैसे 6 मंथ पर या 1 साल पर जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं फाइनल, है ना, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को सुधारने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उपयोग नहीं, ये सुधारने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान नहीं होता, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है। तो सी आपका नहीं होगा। तो देखिए जिसमें सी है वो नहीं होगा। ठीक है। देखिए इसमें भी सी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ए और बी सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 55 में क्वेश्चन है आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए आंकड़ों का जो प्रबंधन है का विषय पढ़ाने के लिए, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब कि है टॉपिक, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए कक्षा 7 के अध्यापक श्री जसवंत ने सर्वेक्षण आधारित परियोजना दी। ठीक है, सर्वेक्षण करने वाला परियोजना, जिसका शीर्षक क्या था, बाजार और गणित। अध्यापक का लक्ष्य क्या था, विद्यार्थियों में भाषा समझने की कौशल को विकसित करना नहीं, क्योंकि वो तो आंकड़ों का प्रबंध मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के गणितीय सूत्र याद करने वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। गणित पाठ्यक्रम में उल्लिखित कार्य को पूरा करना, कार्य पूरा करवाना ये मकसद नहीं होता है। गणित को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ने और आंकड़ों के संग्रह के बारे में जानकारी देना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर परियोजना दिया गया है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना दिया गया है उस बच्चे को। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 में क्या है कि गणित का कार्य विधिक ज्ञान कलन विधि को समझने और उसे प्रयोग में लाने पर आधारित है, परंतु गणित में लचलेपन का संबंध है। लचलेपन का संबंध किससे है, बीजीय विधि से प्रश्नों को हल करने की क्षमता इससे है क्या, प्रश्नों को सूत्रों के प्रयोग से हल करने की क्षमता, ये बिल्कुल नहीं है। हल करने की बात ये निगेटिव हो जाता है। पाठ्य पुस्तक में देखिए पाठ्य पुस्तक जहाँ आता है वो ज़्यादातर निगेटिव ही होता है। एक से अधिक विधि द्वारा प्रश्नों को हल करने की क्षमता, बिल्कुल एक से अधिक विधि। ठीक है, लचलेपन का मतलब यही हुआ कि हम ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम बोलेंगे कि बस एक ही विधि से आप हल करो, दूसरा विधि नहीं, आप अलग अलग अनेक विधि से आप हल कर सकते हो। लचलेपन का मतलब ये हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 57 में क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन, इकाई की दैनिक योजना में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य सम्मिलित है। शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोगों को समझने में समर्थ हो जाएंगे। यह विशिष्ट उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य क्या बनाया गया है कि जो शिक्षार्थी है गणित के अनुप्रयोग को समझने में समर्थ हो जाए। तो ये जो उद्देश्य है, क्या ये सही उद्देश्य है, उपयुक्त है या अनुपयुक्त उद्देश्य है। तो देखिए शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझने में समर्थ हो जाए, केवल अनुप्रयोग हमें समझाना नहीं मकसद होता है, उनके जो दैनिक जीवन है उससे भी जोड़ना, कनेक्ट करना भी हमारा मकसद होता है ना। तो ये अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त ये वाला जो है ये नहीं होगा, सॉरी उपयुक्त वाला नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त है, अब आगे देखते हैं क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट और ठीक से परिभाषित नहीं है। अनुपयुक्त है क्योंकि इस प्रकरण में अनुप्रयोग का कोई स्थान नहीं, ये तो बात गलत है। देखिए अनुप्रयोग का स्थान तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, गणित में क्षेत्रमिति में अनुप्रयोग का स्थान है, लेकिन केवल और केवल अनुप्रयोग पर नहीं। ये मतलब परिभाषा जो है, उद्देश्य जो है वो क्लियर नहीं है, उद्देश्य जो है वो ठीक से परिभाषित नहीं है, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ उद्देश्य होना चाहिए, मेंसुरेशन पढ़ाने को और उद्देश्य है, न कि केवल अनुप्रयोग को समझाना उद्देश्य है। ये भी है लेकिन इसके साथ साथ और भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 58 में क्या है, शिक्षिका एक त्रुटि रहित सिक्के को 20 बार उछालती है। अब देखिए त्रुटि रहित सिक्का है, ठीक है, उसको 20 बार उछाला जाता है। 8 बार चित आया और 12 बार पट आया। 20 बार उछाला गया तो 8 बार चित आया और 12 बार पट आया। ठीक है, हेड और टेल। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों द्वारा दिए गए निम्नलिखित उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है। एक विद्यार्थी क्या उत्तर देता है कि सिक्का त्रुटिपूर्ण है क्योंकि चित और पट आने की प्राथमिकता बराबर होनी चाहिए। तो ये बात सही है, ये उत्तर सही है। बच्चा जो उत्तर दिया है, क्या ये उत्तर सही है? नहीं, ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिक्का मतलब थोड़ा त्रुटि रहित है तो बराबर बराबर, ये त्रुटि रहित अगर नहीं है तो बराबर बराबर पट और चित आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, सिक्के को गलत तरीके से उछाला गया, क्योंकि ये देखिए बहाने नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक त्रुटि रहित सिक्के में पट आने की संभावना चित आने की संभावना से सदैव अधिक होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
चित और पट आने की आधी आधी प्रायिकता का अर्थ है यह नहीं कि सिक्का उछालने पर हमें बिल्कुल 50% चित या पट ही मिले। बिल्कुल, तो ये एक बच्चा ऐसा आंसर दिया, तो ये सही दिया कि अगर हम 20 बार उछाल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10 बार चित आएगा और 10 बार पट आएगा। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये राइट उत्तर दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब हम देखते हैं 59 में क्या है। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उपपति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसको समझने में उसको कठिनाई हो रही है। तो जीन पियाजे के ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र अभी किस में है? तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक में है, क्योंकि वो अभी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। मूर्त जो सामने उसकी चीज़ें हैं उसको हम वर्गीकृत भरे कर ले रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन का थॉट जो बच्चे के अंदर होता है वो मूर्त कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और लेकिन वो भी जो है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो 360 होता है ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। समिति पेशी तो होगा नहीं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक कंजर्वेशन या क्लासिफिकेशन का थॉट नहीं डेवलप होता है तो ये होगा नहीं। औपचारिक अगर संक्रियात्मक अवस्था में होता तो 360 डिग्री चारों कोणों का योग होता है, इसको भी समझ पाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, कॉन्क्रीट होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 60 है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बीजगणित पर एक इकाई के पूरा होने के बाद एक शिक्षिका समस्या समाधान और विवेचन यानी कौशल पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक विकसित करने का निर्णय लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक कथन रूब्रिक में सम्मिलित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए समस्या को सुलझाने से पहले समझना, क्या ये सही है? समस्या को समझाने से पहले समझना, तो ये बात सही है, ठीक है, ये शामिल करना चाहिए। उसके बाद क्या है, उत्तर सूची में से उत्तरों को जांचना और उसके अनुसार रणनीति विकसित करना, ये तो गलत है। पहले उत्तर देख लिया, उसके बाद हम अपना रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे कैसे हम बनाएं कि उस उत्तर तक पहुंच जाए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो बी जिसमें हो वो ऑप्शन नहीं होगा। गणितीय कथनों को तार्किक प्रगति में निर्मित करना, बिल्कुल ये भी सही है। शब्दों, तस्वीरों और अंकों के प्रयोग से विचार को केवल लिख कर समझाना, ये भी गलत हो गया, ठीक है। डी और बी आपका गलत है, ए और सी सही है। ए और सी देखिए थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा ऑप्शन बी और डी है, आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, श्योर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन किया, 30 मार्क्स का किया, और ये 30 दिसंबर 2021 का आपका सीटेट का पेपर 2 था, पेपर 2 का मैथ्स था, सो आपने देखा। फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप PYQ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स हर PYQ आप तक पहुँच सके। यहाँ पर सारी PYQ आपके साथ शेयर की जाएगी। जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक PYQ यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो बच्चे का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको हेल्प मिलता रहे, जिनका हो गया उनका तो हो गया, जिनका नहीं हुआ है उनको हेल्प मिलता रहे। इसलिए फ्रेंड लास्ट तक PYQ आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपने कहीं से भी पढ़ाई किया होगा, लेकिन अभी का जो स्टेज है, लास्ट स्टेज में केवल और केवल PYQ आपको करना है। 2.5 घंटे का पेपर आप कीजिए एक बार बैठकर, कितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपका स्पीड क्या है, ये सब कुछ आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। लैपटॉप अगर आपके घर पे है तो आप कीजिए, साइबर में जाकर आप कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।